हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स आज हम डिस्कस करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एमएसएमई का नया क्लासिफिकेशन आया है और प्रायोरिटी सेक्टर के भी नए नॉर्म्स आए हैं जो कि आपका 1 अप्रैल 2025 से एप्लीकेबल है। वो वीडियो आपको टू हैंड्स के यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। न्यू प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग नॉर्म्स एंड आपका एमएसएमई क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये दो वीडियोस आप जरूर देख लेना दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम अक्टूबर 2024 में इन दो टॉपिक में से अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए थे। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे ये नया अभी चेंज हुआ है 1 अप्रैल 2024, तो चांसेस भी है, मतलब 1 अप्रैल 2025, तो चांसेस हैं शायद इसमें से क्वेश्चंस आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते, बट दो वीडियोस है और आप प्लीज ये दो वीडियो जरूर देखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको रिवाइज जरूर करके जाना चाहिए। और अगर आपको कुछ और डाउट हो इंडियन इकोनॉमी को लेके, तो लास्ट मिनट टिप्स फॉर इंडियन इकोनॉमी करके एक वीडियो आपको मिलेगा जो मैंने 1 वीक पहले आप लोगों के लिए अपलोड किया, तो प्लीज़ वो वीडियो आप ज़रूर देखना। उसमें कौन से टॉपिक्स या चैप्टर्स है जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने चाहिए, वो सारा डिस्कशन हम लोगों ने किया है, तो प्लीज़ वो वीडियोज़ भी आप ज़रूर देख लेना। एक्सप्लेन FRBM एक्ट यानी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। दोस्तों ये सिंपल सा टॉपिक है, इस टॉपिक में से आपके 3 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, तो ये एक्ट क्यों लाया गया, इसका क्या पर्पस था? तो अगर हम शॉर्ट में देखें तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा, जैसे होता है ना आपका आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया वाला सिस्टम होता है, मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, उसका डिफिसिट होता है। ठीक है, फिजिकल डिफिसिट, रेवेन्यू डिफिसिट, फिजिकल और रेवेन्यू। तो जब शुरू शुरू में ये एक्ट आया था 2003 में, तो उस टाइम पे इसका मेन पर्पस था फिजिकल और रेवेन्यू डिफिसिट को कम करना। फिर बाद में रेवेन्यू का कंसेप्ट हटा दिया और सिर्फ फिजिकल डेफिसिट को ही कम करना, इस तरह से इस एक्ट में बोला गया। बहुत बार इस एक्ट में चेंजेस किए गए। फर्स्ट टाइम जब ये आपका एक्ट आया था 2003 में, ये एक्ट बनाया गया और 2004 से एप्लीकेबल हो गया। तो बोला था कि 2008 तक हमें अपना रेवेन्यू और फिजिकल डेफिसिट कम करना, ऑलमोस्ट खत्म करना है। पर 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ये जो है चेंज किया, फिर 2012 में इसको अमेंड किया, फिर 15 में अमेंड किया, फिर 18 में अमेंड किया, फिर बाद में जो है रेवेन्यू डेफिसिट का कंसेप्ट हटा दिया गया, सिर्फ फिजिकल डेफिसिट रखा गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको जो समरी दी है कि इस एक्ट में एक्जैक्टली क्या क्या हुआ, कितने बार इसमें अमेंडमेंट हुई, और इसका मेन पर्पस था कि गवर्नमेंट का जो खर्चा है, ठीक है, जो स्पेंडिंग है और जो बोरोविंग हो रहा है, मतलब खर्चे पे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि आप बहुत ज्यादा लोन लेके बोरोविंग लेके खर्चा कर रहे हैं तो वो कंट्री के लिए सही नहीं है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा कंट्री पे कर्जा हो जाए तो उसको उतारना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसी पर्पस के लिए इस एक्ट को बनाया गया था कि गवर्नमेंट की बोरोविंग पे और स्पेंडिंग पे कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, तो एक लिमिट सेट करना, और पहले से जो इतना सारा कर्जा है, इतना सारा डेफिसिट है, तो उसको कम करना। अब इतना सारा कर्जा एक ही साल में तो कम नहीं हो सकता, तो उसको फेस्ड मैनर में, फेज का मतलब होता है थोड़ा इस साल थोड़ा उस साल, इस तरह से टारगेट रखा गया था कि फेज मैनर में कर्जे को कम किया जाएगा। तो उसी पर्पस के लिए इस एक्ट को बनाया गया था। 2003 में ये एक्ट आया था, 2004 से ये लागू हो गया था। फिर जब स्टार्टिंग में ये एक्ट बना था, मतलब फर्स्ट टाइम, तब बोला था 2008 तक हम अपना सारा जो कर्जा है, फिजिकल रेवेन्यू डेफिसिट, उसको बिल्कुल खत्म करेंगे। ठीक है, फिर बाद में 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से 2012 फिर टारगेट रखा, फिर 15 रखा, फिर 18 रखा, फिर बाद में रेवेन्यू डेफिसिट का कंसेप्ट हटाया, बोला कि हम सिर्फ फिजिकल डेफिसिट पे जो है फोकस करेंगे। अब दोस्तों टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा बेसिक मालूम होना चाहिए कि फिजिकल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। ठीक है, फिजिकल और रेवेन्यू का शॉर्ट डिफरेंस एक बार देख लेते हैं। तो फिजिकल मतलब टोटल या ओवरऑल आप समझ सकते हैं, और रेवेन्यू फिजिकल का एक पार्ट होता है। ठीक है, तो फिजिकल में क्या क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट में क्या होगा कि आपकी टोटल अर्निंग कितनी है। डेफिसिट का मतलब क्या है दोस्तों? डेफिसिट का मतलब आपकी कितनी कमाई है, अर्निंग कितनी है, और से आपने कितना खर्चा किया, एक्सपेंस। तो अर्निंग और एक्सपेंस का जो डिफरेंस है उसी को हम बोलते हैं डेफिसिट। जैसे आपकी सैलरी है मान लीजिए 1 लाख, और आप खर्चा कर रहे हैं 2 लाख, तो ये जो 1 लाख माइनस बचा, ये क्या आपका 1 लाख का डेफिसिट है। तो आपका अर्निंग और आपका खर्चे के बीच का जो डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस को डेफिसिट बोला जाता है। ठीक है, अगर आपका अर्निंग ज्यादा है, सॉरी आपका एक्सपेंस ज्यादा है, अगर आपका खर्चा ज्यादा है, एक्सपेंस, और आपकी अर्निंग कम है, तो डेफिनेटली ये जो है डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपका उल्टा है, यानी यहाँ पे अगर मान लीजिए अर्निंग आपका ज्यादा है और एक्सपेंस आपका कम है, ठीक है, खर्चा ज्यादा है, कमाई ज्यादा है, खर्चा कम है, तो उसको डेफिसिट नहीं, उसको बोला जाएगा एक्सेस, मतलब एक्स्ट्रा आपके पास पैसे बच गए। ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट का कुछ एग्जांपल दे। फिजिकल में दोस्तों आपका पहले हम रेवेन्यू का समझते हैं। रेवेन्यू में जो आपके डे टू डे एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, डे टू डे एक्सपेंस, डे टू डे एक्सपेंस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए, इसको आप अपने घर के एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। आपके डे टू डे क्या क्या खर्चे होते हैं, ठीक है, घर में आपका अ, घर का रेंट देना है, मान लीजिए बिजली का बिल देना है,
रिवेन्यू में वो सब चीजें आएंगी जो आपकी डे टू डे होती है, जो बार बार रिकरिंग, जो बार बार रिपीट इन नेचर होता है, तो उसको बोला जाता है रिवेन्यू। जैसे मान लीजिए आपका हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल देना है, हर महीने आपको रेंट पे करना है, हर महीने ग्रोसरी खरीदनी है, सिलेंडर भरवाना है, ठीक है, ये जो खर्चे आपको रिकरिंग होते हैं, जो बार बार होते हैं, हर महीने होते हैं, उन खर्चों को बोला जाता है रिवेन्यू, ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंस। और आपकी फिस्कल फिस्कल में कौन से एक्सपेंस आएंगे, इसमें आपके दोनों ही होंगे, रिवेन्यू और कैपिटल। अब रिवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंस क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंस जो हमने डे टू डे एक्सपेंस का एग्जांपल देखा ना, जो रिपीट होते बार बार होते उसको बोला जाता है रिवेन्यू। कैपिटल जो बार बार नहीं होते, वो बहुत कम होते, लेकिन उससे कोई असेट क्रिएट होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस रिवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंस में वही है कि कैपिटल जब आपका खर्चा होगा तो एक असेट भी क्रिएट करके देगा, बट रिवेन्यू एक्सपेंस जब भी आपका होगा तो कोई भी असेट क्रिएट करके नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों एक बार डिफरेंस देख लेते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंस और कैपिटल एक्सपेंस पे हम डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंस और रिवेन्यू। रिवेन्यू नाम से ही लग रहा है आर, यानी ये रिकरिंग इन नेचर होता है, यानी हमें बार बार करना होता है। ठीक है, तो सरकार के कौन से खर्चे जो उनको बार बार रिपीटली करने पड़ते हैं, जैसे सरकार जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उनको सैलरी देनी है, ठीक है, ये हो गया उनका रिकरिंग वाला खर्चा। सैलरी पे गवर्नमेंट के खर्चे होते हैं, ठीक है, या पेंशन पे कर रही है, या गवर्नमेंट सब्सिडी पे करती है, और कोई भी लोन लिया तो उसकी इंटरेस्ट पेमेंट की जा रही है, तो ये सारे ही जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे, क्योंकि ये रिकरिंग है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों कैपिटल एक्सपेंडिचर की, तो ये वो खर्चे हैं सरकार के जो बड़े अमाउंट का होता है, ठीक है, और एक बार में खर्च होता है और इससे कोई असेट क्रिएट हो जाती है। जैसे सरकार ने कोई रोड बनवा दी, ठीक है, स्कूल्स बनवा दिए, कोई डिफेंस का इक्विपमेंट, ठीक है, डिफेंस के लिए कोई मिसाइल कुछ खरीद लिया, ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि कोई असेट, कोई चीज जुड़ जा रही है, तो उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें खर्चे तो हो रहे पर कोई चीज सरकार के पास नहीं जुड़ रही, तो मेन जो डिफरेंस है दोस्तों असेट का है। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ये वो खर्चे हैं जो खर्चे करने के बाद सरकार को कोई भी असेट नहीं मिलता, कोई भी असेट क्रिएट नहीं होता, वो होता है आपका रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होता है जिन खर्चों को करने के बाद असेट जुड़ जाता है। ठीक है, जैसे आपका रोड बन गई, ठीक है, तो रोड सरकार के लिए क्या है, रोड एक असेट तो है ठीक है, स्कूल बना दिया, डिफेंस का कोई इक्विपमेंट खरीदा, ये सारे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर के एग्जांपल होते हैं। अगर आप अपने घर का एग्जांपल ले, आपने एक टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, तो एक सामान आपका जुड़ चुका है, सोफा आपने खरीदा, तो वो होगा आपके घर के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन आप अपना ग्रोसरी का सामान खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, ये आपके डे टू डे मतलब मंथली खर्चे हैं, जिससे कोई एसेट नहीं जुड़ता। ठीक है, तो मैंने आपके अपने घर के एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन किया दोस्तों कि कैसे सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। अब हमने एक्सपेंडिचर यानी खर्चों की तो बात की, अब हम बात करेंगे दोस्तों कमाई की, इनकम की बात करेंगे। ठीक है, तो रेवेन्यू इनकम क्या होगी और कैपिटल इनकम क्या होगी। सो एग्जांपल ले लेते हैं रेवेन्यू इनकम का। जैसे मान लीजिए रेवेन्यू इनकम मतलब जो रेगुलर इनकम होती है, ठीक है, सरकार की रेगुलर इनकम क्या होगी, तो टैक्स पे किया जा रहा है, ठीक है, जीएसटी की फॉर्म में, इनकम टैक्स की फॉर्म में, जो भी टैक्स की पेमेंट आ रही है, तो वो सरकार की क्या है, रेगुलर पेमेंट है, मतलब रेगुलर कमाई है, तो वो हो जाएंगे आपके रेवेन्यू इनकम। ऐसे कैपिटल इनकम क्या होगी, कैपिटल इनकम उसको बोला जाएगा जो वन टाइम इनकम होगी, ठीक है, ये रिपीट नहीं होगी, ये वन टाइम इनकम होगी सरकार की। जैसे कि वन टाइम इनकम क्या हो सकती है कि सरकार ने कहीं पे डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, ठीक है, मान लीजिए एलआईसी में सरकार के शेयर है 100% और 25% शेयर बेच दिए, तो सरकार को जो पैसे मिले वो क्या हुई, डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा, तो वो पैसा क्या है, कैपिटल। और वो बार बार नहीं होगा, ऐसा नहीं कि सरकार हर महीने अपना एलआईसी के शेयर बेचती रहेगी, नहीं, ये वन टाइम होता है, और इससे जो पैसा मिलता है वो वन टाइम ही होता है। जैसे आपने अपना टीवी, सोफा, फ्रिज बेचा, तो इससे आपको एक बार कमाई होगी, तो वो होगा आपका कैपिटल इनकम। सेम ऐसे सरकार का एग्जाम्पल अगर हम ले, तो सरकार ने क्या किया, डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया या कहीं से लोन ले लिया, ठीक है, तो ये सारी जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी। तो डिफरेंस आप समझ सकते हैं दोस्तों। रिवेन्यू जो वर्ड है इसका मतलब है रिपीट हो रहा है, जो बार बार होगा, जैसे आपकी सैलरी मिल रही है, ठीक है, तो सैलरी से जो आपकी हर महीने कमाई है, ये आपके लिए रेवेन्यू इनकम है। ऐसे अगर आपने अपना, आपका पास कोई पुराना सोफा था, आपने बेच दिया, ठीक है, या आपने अपना घर बेच दिया, तो उससे जो आपको पैसे मिले, तो वो आपकी रेवेन्यू इनकम नहीं है, वो है आपकी कैपिटल इनकम। क्यों? क्योंकि ये इनकम आपकी असेट को बेच के मिलती है, तो अगर आप असेट बेच के कुछ पैसा कमाएंगे, तो वो पैसा होगा आपका कैपिटल इनकम। और असेट बेचे बिना, जैसे आपकी रेगुलर सैलरी आ रही है, तो उसमें आप कोई असेट तो नहीं बेच रहे ना, ये नहीं कि आप सोफा बेच के, टीवी बेच के आपको हर महीने सैलरी मिल रही, ऐसा नहीं होगा। तो जो आपकी रेगुलर इनकम आ रही है वो होगा दोस्तों आपका रेवेन्यू इनकम। ठीक है, सो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है आपका टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, टोटल आपके जो खर्चे हुए, खर्चे दोनों तरह से हो सकते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब सैलरी या इन आपका पेंशन में जो मंथली खर्चे हो रहे हैं सरकार के, या कोई कैपिटल असेट जैसे रोड बनवा ली, डिफेंस का कोई इक्विपमेंट लिया, वो सारे खर्चे इसमें आ जाएंगे। ठीक है, माइनस इनकम। टोटल एक्सपेंडिचर में ये हो गया आपका रेवेन्यू और कैपिटल। ठीक है, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर और कैपिटल। ऐसे ही टोटल इनकम, इनकम में आपका हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट में जो पैसे सरकार को
लगातार मिलते हैं रिपीटली, जैसे इनकम टैक्स का, जीएसटी का पैसा मिल रहा है, तो वो होगा रेवेन्यू रिसिप्ट। प्लस नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होगा कि सरकार को पैसा तो मिला, कैपिटल से ही मिला, ठीक है, असेट से ही मिला, लेकिन उसमें कोई लोन नहीं चढ़ा, मतलब नॉन डेप्ट मतलब लोन नहीं लिया, क्योंकि हमने देखा था कैपिटल रिसिप्ट में लोन भी होता है, पर यहाँ पे सरकार ने नॉन डेप्ट लिखा है, तो कोई लोन नहीं होगा। बिना लोन के भी कैपिटल रिसीप्ट किस फॉर्म में हो सकती है? सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, मान लीजिए एलआईसी में 100% शेयरिंग थी, उसमें से 25% शेयर बेच दिए, ठीक है, तो जो पैसे मिले डिसइन्वेस्टमेंट से, तो वो क्या है? वो है आपका कैपिटल रिसिप्ट, और वो कोई लोन तो नहीं हुआ ना, सरकार के ऊपर कोई लोन नहीं चढ़ा, तो उसको बोला जाएगा नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है। तो टोटल खर्चों में से रेवेन्यू रिसिप्ट और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट को माइनस कर देंगे, तो उससे हमें मिल जाएगा दोस्तों फिस्कल, उस समय मिलेगा फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। तो फिस्कल डेफिसिट का ही आपका फॉर्मूला हो गया, क्योंकि ये जो आपका एफआरबीएम एक्ट है ना, इसका पर्पस यही है कि फिस्कल डेफिसिट को कम करना, तो आप हर जगह पे यही वर्ड देखेंगे दोस्तों, फिस्कल डेफिसिट कम हो जाए। तो फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग से सारा कुछ यहाँ पे रिवाइज करा। ऐसे अगर हमसे रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला पूछे, तो फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर था फिस्कल के केस में, रेवेन्यू के केस में हो जाएगा सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। तो रिवेन्यू क्या होता है? जो डे टू डे सरकार के खर्चे होते हैं। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर सरकार के डे टू डे खर्चे कहाँ होंगे दोस्तों? इनकम, जैसे सैलरी पे किए जा रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, पेंशन पे की जा रही है, ठीक है, तो वो होंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब जो सरकार की कमाई बार बार होती है, तो जीएसटी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, तो वो हो जाएगा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट। यानी सबसे बड़ा जो डिफरेंस आपका फिस्कल और आपका रेवेन्यू में, वो यही है कि फिस्कल के केस में हम लोग टोटल एक्सपेंडिचर ले रहे हैं, ठीक है, तो फिस्कल का फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर, इस टोटल खर्चे में आपका रेवेन्यू भी हो जाएगा और कैपिटल भी हो जाएगा, माइनस टोटल रिसिप्ट। टोटल रिसिप्ट में हो जाएगा आपका रेवेन्यू रिसिप्ट, रेवेन्यू से जो रिसिप्ट मिला, और जो नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट है ना, बिना लोन चढ़े सरकार पे जो कैपिटल रिसिप्ट का पैसा है, ठीक है, तो रेवेन्यू हो गया और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट हो गया। रिसिप्ट मतलब यहाँ पे हो गया कमाई, और एक्सपेंडिचर हो गया यहाँ पे खर्चा, ठीक है। तो सरकार के जो दोनों टाइप के खर्चे, चाहे वो रेवेन्यू वाला खर्चा हो या कैपिटल वाला खर्चा हो, रेवेन्यू वाले खर्चे में क्या होगा दोस्तों? इसमें सरकार के डे टू डे खर्चे, जैसे सैलरी पे करना है, पेंशन पे करनी है, ठीक है, ये आपको सरकार को हर महीने करने होते हैं। कैपिटल में सरकार ने कोई रोड बनवा दी, ठीक है, या कोई डिफेंस का इक्विपमेंट खरीद लिया, तो ये हो जाएगा सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर। ऐसे ही रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या हो जाएगा सरकार का? रेवेन्यू रिसिप्ट में जो कमाई हो रही है, रेवेन्यू रिसिप्ट का हो जाएगा एग्जांपल दोस्तों आपका जैसे जीएसटी, इनकम टैक्स। रेवेन्यू जो वर्ड है, मतलब लगातार रिपीटली आपको कमाई हो रही है, तो सरकार की रिपीटली कमाई किससे होती है? जीएसटी से होती है, इनकम टैक्स से होती है। नॉन डेप्ट कैपिटल रिसीव का एग्जांपल क्या होगा? इसमें सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दी, मान लीजिए एलआईसी में अपने शेयर थे, 100 में से 25% शेयर बेच दिए, 75% शेयर बच गए, तो जो 25% बेच के पैसा मिला, वो एग्जांपल होगा आपका कैपिटल रिसिप्ट का, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों आपका फिस्कल डेफिसिट। ऐसे यहाँ पे आता है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। कई बार दोस्तों इस फिस्कल और रेवेन्यू डेफिसिट के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आपके पूछ ले जाते हैं, ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स के लिए ये बेसिक कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए, तो इसलिए मैंने फिस्कल और रेवेन्यू डेफिसिट पे आपको अच्छा खासा फॉर्मुलों के साथ इनको बताया। रेवेन्यू डेफिसिट में बस इतना ही होता है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है ना, इसमें सिर्फ ये वाला लेना है, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये जो आर है ना, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिसिप्ट, भी दोनों नहीं लेनी, सिर्फ रेवेन्यू वाली लेनी है, रेवेन्यू रिसिप्ट। बस यही फॉर्मूला आपका रेवेन्यू डेफिसिट का, ठीक है। तो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का आपने एग्जांपल देखा था ना, कि क्या था आपका? सरकार के खर्चे हो रहे हैं सैलरी में, पेंशन में, ये हो जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसिप्ट मतलब सरकार को जीएसटी और इनकम टैक्स से जो कमाई होगी, वो हो जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है। मैंने आपको विद एग्जांपल दोस्तों ये फॉर्मूला बताया। डिफिसिट, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। कई बार इनके ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं, फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट के ऊपर। अब यहाँ से इसके ऑब्जेक्टिव को यहाँ से डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, 2003 में ये एक्ट आया था, और ये जो है इट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 5 जुलाई 2004। तो 2004 से ये इफेक्ट में यानी यूज में आने लगा था। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू अचीव लॉन्ग टर्म मैक्रो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी वाइल जनरेटिंग बजट सरप्लस। तो बजट में हमें सरप्लस जनरेट हो, मतलब हमारी इनकम ज्यादा हो और हमारे खर्चे कम हो। अभी का जो सीन चल रहा था जब ये एक्ट आया था, तो हमारे खर्चे ज्यादा थे, मतलब हम डेफिसिट में चल रहे थे, तो उस डेफिसिट को सरप्लस में चेंज करना, ये इसका पर्पस था। और इकोनॉमिकली जो है स्टेबिलिटी बनी रहे, तो ये इसके पर्पस, ये इसका ऑब्जेक्टिव था।
अगला टू इंट्रोड्यूस डेप्ट मैनेजमेंट। डेप्ट मतलब होता है कि जो लोन ज्यादा होता है ना सरकार का, बोरोइंग, तो बोरोइंग को, लोन को मैनेज करना, ये इसका पर्पस था। तीसरा, टू इंट्रोड्यूस ट्रांसपेरेंट फिस्कल मैनेजमेंट सिस्टम। फिस्कल मैनेजमेंट सिस्टम मतलब जैसे जो फिस्कल डेफिसिट है उसको कम किया जाए, तो ट्रांसपेरेंट वे में वो चीजें इंट्रोड्यूस होनी चाहिए, यानी ट्रांसपेरेंसी के साथ बताना चाहिए कि ये डेफिसिट हुआ तो क्यों हुआ, कहाँ कहाँ पे खर्चे हुए, ठीक है, तो वो हो गया आपका ट्रांसपेरेंट फिस्कल मैनेजमेंट। चौथा और लास्ट है टू रिमूव फिस्कल इम्पिडेंट एंड प्रोवाइड अ मीडियम टर्म फ्रेमवर्क फॉर बजटरी इंप्लीमेंटेशन। तो यहाँ पे मीडियम टर्म का एक फ्रेमवर्क बनाना ताकि उसको इंप्लीमेंट किया जाए, ठीक है, तो ये चार इसका ऑब्जेक्टिव था। व्हाट द एक्ट रिक्वायर, एक्ट में क्या चीजें बोली थी, तो इस एक्ट की चार रिक्वायरमेंट थी। फर्स्टली इट रिक्वायर्ड गवर्नमेंट टू प्लेस बिफोर पार्लियामेंट थ्री स्टेटमेंट। तो यहाँ बोला गया था कि जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो पार्लियामेंट के आगे तीन स्टेटमेंट रखेगी ईच ईयर, हर साल, अलोंग विद बजट। हर साल जैसे बजट रखा जाता है, सेम ऐसी तीन स्टेटमेंट रखी जाएगी। मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी में सारा फिस्कल डिफिसिट, कहाँ आपकी कमाई हुई, ठीक है, फिस्कल एक्सपेंडिचर, उन सब का बात चलता है। तो फिस्कल पॉलिसी मीडियम टर्म का होना चाहिए। फिस्कल पॉलिसी को लेकर आपने क्या स्ट्रैटेजी बनाई है, और मैक्रो इकोनॉमिक को लेके आपका क्या फ्रेमवर्क है, तो ये तीन चीजें आपको पार्लियामेंट पे रखनी होगी हर साल, जैसा बजट रखते हैं। सेकंड है कि इस एक्ट में ये भी बोला था कि फिस्कल मैनेजमेंट को लेके क्या प्रिंसिपल है, ठीक है, और सरकार के ऊपर बोला था कि उनको जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट दोस्तों हम अभी ऑलरेडी फॉर्मूले के साथ देख चुके हैं। तो सरकार को बोला गया था कि आपको फिस्कल जो डेफिसिट है, जो आपका घाटा आ रहा है, राजकर घाटा, उसको आपको कम करना पड़ेगा। नो टारगेट इज मेंशन इन द एक्ट। इसमें एज इट इज कोई टारगेट तो नहीं रखा था, पर बोला था कि 3% ऑफ जीडीपी, जितना भी आपका जीडीपी है उसका आप 3% कैलकुलेट करो, उतना ही आपको फिस्कल डेफिसिट लाना होगा, उससे ज्यादा नहीं लाना होगा। जीडीपी होता है दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितने भी गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस होते हैं उसकी जो वैल्यू होती है वही आपका जीडीपी होता है, ठीक है। एंड मोर कैटेगरीली टू एलिमिनेट रेवेन्यू डेफिसिट बाय 31st। तो फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट दोस्तों हम अभी ऑलरेडी देख चुके हैं विद फॉर्मूला, ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट को 31 मार्च 2008 तक बिल्कुल ही एलिमिनेट कर देना, मतलब जो रेवेन्यू डेफिसिट हो रहा है उसको तो बिल्कुल ही खत्म कर देना, जीरो। और जो आपका फिस्कल डेफिसिट है उसको 3% जीडीपी तक लाने का इसका टारगेट रखा गया था। तो फिस्कल डेफिसिट 3% जो जीडीपी है उतना रिड्यूस करना, और जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको बिल्कुल नील कर देना, जीरो कर देना, एलिमिनेट कर देना, ये इसका सेकेंड पॉइंट था। तीसरा है द एक्ट प्रोहिबिट द सेंटर फ्रॉम बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। तो इस एक्ट में ये भी बोला था कि सरकार को अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो आरबीआई से नहीं लेगी, ठीक है, सो डिफिसिट फाइनेंस जो है वो आरबीआई से नहीं लेगी, इसको बैन किया गया। तो जो भी डिफिसिट आ रहा है, जैसे चाहे वो रेवेन्यू हो या फिस्कल, उसके डिफिसिट के लिए सरकार ऐसा नहीं कि आरबीआई से बोरोइंग कर रही, आरबीआई से लोन ले रही है, तो इस चीज को भी रोका गया था। और आरबीआई को भी बोला गया कि आप कोई भी गवर्नमेंट अगर कोई सिक्योरिटीज इशू कर रही है, चाहे प्राइमरी है, तो उसको आरबीआई को सब्सक्राइब करने को मना किया, ठीक है, आरबीआई को भी इस बात के लिए मना किया गया। जो वेज और मीन एडवांसेस है वो अलाउ किया गया। वेज एंड मीन एडवांसेस होता है कि जब सरकार को टेम्पररी पैसे का मिसमैच होता है ना, टेम्पररी, तो उसी टेम्पररी मिसमैच को पूरा करने के लिए आरबीआई गवर्नमेंट को लोन देती है, उसी लोन को बोला जाता है वेज एंड मीन एडवांसेस। तो टेम्पररी पर्पज के लिए पैसे भेजे जाए तो आरबीआई पूरा करेगा, अदरवाइज लॉन्ग टर्म के लिए आप आरबीआई से कोई भी लोन नहीं लोगे। चौथा और लास्ट पॉइंट, फाइनेंस मिनिस्टर इज रिक्वायर्ड टू कीप पार्लियामेंट इन्फॉर्म थ्रू क्वार्टरली रिव्यू ऑन इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो चीजें बताई गई थी कि आप फिस्कल डेफिसिट कम करोगे, रिवेन्यू, तो कैसा प्रोग्रेस रिपोर्ट है, तो क्वार्टरली बेसिस पे फाइनेंस मिनिस्टर प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करेगा पार्लियामेंट में। एंड टू टेक करेक्टिव मेजर्स इफ रिव्यू शो डेविएशंस, अगर जो टारगेट मिला उस हिसाब से आपका फिस्कल डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट उतना कम नहीं हो पा रहा, तो उस केस में डेविएशंस होगा, तो उसके लिए बताया जाएगा कि कैसे आप उसको करेक्ट करने वाले हो, ठीक है। द एक्ट प्रोवाइड दैट नो डेविएशन शैल बी परमिसिबल विदाउट द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। तो जो आपको टारगेट मिला है उससे ज्यादा आपको डेविएशन नहीं होना चाहिए, अगर डेविएशन करना है तो पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है, तो ये इसके चार पॉइंट इसमें बताए गए। The main theme of FRBM Act is to reduce the dependency of government on borrowing। तो इसका मेन पर्पस यही था कि सरकार लोन कम से कम ले, एंड हेल्प टू रिड्यूस फिस्कल डेफिसिट इन ए फेज मैनर। तो फिस्कल डेफिसिट दोस्तों आप जानते हैं ना, फिस्कल डेफिसिट विद फॉर्मूला हम ऑलरेडी देख चुके हैं, फिस्कल और रेवेन्यू डेफिसिट, तो धीरे धीरे फिस्कल डेफिसिट को कम किया जाए, यही पर्पस था। तो अगर हम एक लाइन में जाने, इसका यही था कि सरकार की जो बोरोइंग है उसको कम किया जाए, और फिस्कल डेफिसिट को धीरे धीरे, फेज होता है थोड़ा थोड़ा करके, फिस्कल डेफिसिट को कम किया जाए। और 2008 तक तो ये बोला था कि रेवेन्यू डिफिसिट को बिल्कुल ही नील कर देना है और फिस्कल को कम कर देना है, तो वही इसका पर्पस यहाँ पे दिया गया था। एनके सिंह कमेटी ऑन एफआरबीएम। तो एनके सिंह एक कमेटी बनाई गई थी फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट को लेके। सो एनके सिंह कमेटी बनाई गई थी और उन्होंने 2017 में अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी एफआरबीएम एक्ट को लेके, ठीक है। तो क्या क्या इन्होंने बताया था अपनी इस रिपोर्ट में, तो वो देखते हैं। सो मेन गोल देखते हैं, रिड्यूस टोटल गवर्नमेंट डेब्ट टू
60% ऑफ जीडीपी बाय 2023। तो इस कमेटी ने बोला था कि जो गवर्नमेंट का डेब्ट है तो वो 60% तक कम हो जाना चाहिए, जीडीपी का 60% तक कम हो जाना चाहिए। इसमें 40% सेंटर का और 20% स्टेट का, तो टोटल 40 + 20 60% डेब्ट जो है कम हो जाएगा, जिसमें 40% सेंट्रल को कम करना पड़ेगा और 20% स्टेट को। सेकेंड है फिस्कल काउंसिल। तो एक अलग से इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमी के तौर पे एक फिस्कल काउंसिल बनाया जाएगा, ठीक है। और वो फिस्कल काउंसिल का क्या काम रहेगा कि वो मॉनिटर करेगा कि गवर्नमेंट को फाइनेंस किस तरह से दी जा रही है, ठीक है। और मतलब ये जो आपका फिस्कल काउंसिल है इसमें एक चेयरपर्सन और कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए, जिसको सेंटर अपॉइंट करेगी, यानी एक चेयरमैन और 2 इसके मेंबर इसमें होंगे। तो ये फिस्कल काउंसिल को क्या क्या रोल दिया गया? प्रिपेयरिंग मल्टी ईयर फिस्कल फोरकास्ट। तो फिस्कल पॉलिसी को लेके फोरकास्टिंग करना, मल्टी ईयर मतलब कई साल की हम ऐसे ऐसे करके फिस्कल जो है टारगेट को पूरा करेंगे, डेफिसिट को कम करेंगे। अगला रिकमेंडिंग चेंज टू फिस्कल स्ट्रेटेजी। तो फिस्कल डेफिसिट को लेके आपने जो स्ट्रेटेजी बनाई है अगर उसमें कुछ चेंज है तो वो भी इसमें जो है रिकमेंड की जाएगी। इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ फिजिकल डेटा। तो जो फिजिकल डेटा दिया जा रहा है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करना। एडवाइजिंग द गवर्नमेंट इफ कंडीशंस एग्जिस्ट टू डेबिट। अगर मान लीजिए जो आपको फिजिकल का टारगेट दिया है, ठीक है, कि इतना कम आपको करना है फिजिकल डेफिसिट और आप वो टारगेट नहीं पूरा कर रहे, तो गवर्नमेंट को इसमें एडवाइस किया जाएगा अगर आप उससे डेबिट कर रहे हैं। एडवाइजिंग द गवर्नमेंट टू टेक करेक्टिव एक्शन फॉर नॉन कंप्लाइंस विद बिल। अगर बिल के हिसाब से आप कंप्लाई नहीं करते तो क्या करेक्टिव एक्शन होना चाहिए, तो ये चीज को लेके भी एडवाइस किया जाएगा इस फिजिकल काउंसिल के द्वारा। तो ये जिम्मेदारी फिजिकल काउंसिल को दी गई है। तीसरा पॉइंट है कि जो गवर्नमेंट है फिजिकल पॉलिसी में जो भी फिजिकल को जो टारगेट दिए गए गवर्नमेंट को, तो उससे वो डेविएशन कर सकती है ओनली इन स्पेसिफिक, मतलब बहुत ही एक्सट्रीम केस, जैसे कोई वॉर हो गया या नेचुरल डिजास्टर हो गया, जैसे आपका कोविड आया था, तो इस टाइप की चीजें जो है अलाउ है। ऐसे टाइम पे गवर्नमेंट जो भी उनको टारगेट मिला है उससे 0.5% तक का डेविएशन कर सकती है, ठीक है। चौथा है आपका स्टेट डेप्थ। तो 15 फाइनेंस कमीशन जो है डिसाइड करेगा हर स्टेट की कि वो कितना लोन ले सकती है, तो हर स्टेट के हिसाब से उनकी जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है, कैसा उनका हिस्ट्री है, उसके आधार पे उनको हर स्टेट का जो है डेप्ट का लोन का लिमिट सेट किया जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है बोरोविंग रूल्स। गवर्नमेंट कैन नॉट बोरो फ्रॉम आरबीआई। तो आरबीआई से गवर्नमेंट लोन नहीं ले सकती है, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस है कि टेम्पररी पर्पस है तो टेम्पररी पर्पस के लिए ले सकती है, ठीक है। या अगर आरबीआई गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करेगी तो वो स्पेसिफिक मतलब जैसे सेकेंडरी मार्केट है वहीं से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज कर सकती है, प्राइमरी मार्केट से नहीं कर सकती है। और कुछ मतलब फिक्स रूल है कि इन्हीं चीजों को ही आरबीआई सब्सक्राइब कर पाएगी। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अलावा अदर आरबीआई गवर्नमेंट को किसी भी टाइप का लोन नहीं दे सकती है। कोविड के टाइम पे जो है कोविड की वजह से 0.5% का जो है कंसेशन मिला था कि आप जो फिजिकल डेफिसिट कर सकते हैं वो जीडीपी का 0.5% तक का ही मैक्सिमम डेविएशन कर सकते हो। तो इसीलिए जो 2021 में फिजिकल डेफिसिट का जो टारगेट था वो पहले 3.3 था, इसमें 0.5 का डेविएशन अलाउ था, तो इसको ऐड करके 3.8% ऑफ जीडीपी तक जो है फिजिकल डेफिसिट का डेविएशन किया जा सकता है। यानी फिजिकल डेफिसिट पहले जो टारगेट था विदाउट कोविड, मतलब कोविड आने से पहले, वो 3.3 था कि आप जीडीपी का 3.3% तक फिजिकल डेफिसिट ला सकते हैं। लेकिन कोविड की वजह से 0.5% जो डिस्काउंट था ना कि जीडीपी से आप 0.5% और डेविएशन कर सकते हो, तो इसीलिए 3.3 प्लस 0.5 3.8% ऑफ जीडीपी कोविड की वजह से जो है एक्स्ट्रा डेविएशन की परमिशन मिली थी गवर्नमेंट को, ठीक है। तो ये थर्ड वाला पॉइंट आपको कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट ने इस वाले थर्ड वाले क्लॉज को यूज किया था कि बहुत ही वॉर या डिजास्टर वाली कंडीशन होगी या इकोनॉमी बहुत ही स्लो चली जाएगी, तो वैसे टाइम पे 0.5% ऑफ जीडीपी तक का डेविएशन मैक्सिमम अलाउड यहाँ पे सरकार को किया गया था, ठीक है। तो यही 5 पॉइंट्स आपका एनके सिंह कमेटी ने दिए थे। इसमें बोला था कि जो जीडीपी है 2023 तक 60% तक रिड्यूस की जाएगी, जो भी आपका डेप्ट टू जीडीपी रेशियो, ठीक है, मतलब जो लोन लिया और जो आपका जीडीपी है वो 60% तक कम कर लिया जाएगा। इसमें 40% सेंटर का टारगेट था और 20% स्टेट का। फिर एक फिजिकल काउंसिल बनाया जाएगा जो सारा नोट करेगा कि सरकार किस तरह से फिजिकल डेफिसिट को कम करने के लिए क्या क्या कर रही है। फिर डेविएशन भी मैक्सिमम जैसे कोई वॉर या क्लाइमेटिक की सिचुएशन होगी, नेचुरल डिजास्टर होगा, वैसे टाइम पे मैक्सिमम 5% का डेविएशन अलाउ किया जाएगा। स्टेट डेप्ट 15 फाइनेंस कमीशन में बोला था कि हर स्टेट का लोन का एक लिमिट सेट किया जाएगा उनकी पुरानी हिस्ट्री के आधार पर, उनका फाइनेंशियल डिसिप्लिन के आधार पर। लास्ट है बोरोविंग रूल्स। इसमें गवर्नमेंट को बोला था कि वो आरबीआई से लोन नहीं ले सकती, कुछ एक्सेप्शनल केसेस में ही ले सकती है, जैसे टेम्पररी कोई शॉर्टफॉल हो गया या टेम्पररी वेज या मेज एडवांसेस हो गए, तो वहां पे गवर्नमेंट आरबीआई से लोन ले सकती है, अदरवाइज नहीं ले सकती। फिर ये जो आपका थर्ड क्लॉज है ये कोविड के बाद गवर्नमेंट ने यूज किया था। जब 2021 था तो जो डेफिसिट का टारगेट मिला था वो था 3.3, फिर इसमें 0.5 ऐड करके 3.8% ऑफ जीडीपी तक का डेफिसिट लाना, ये क्लॉज जो है यूज किया गया था। ये टॉपिक दोस्तों आपका यहाँ पे हो चुका है कंप्लीट।
हु इज ऑथर ऑफ बुक इंटाइटल्ड एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। तो बुक के ऑथर के ऊपर भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो बुक थी इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, तो ये बुक किसने लिखी थी? तो ये थे दोस्तों आपके एडम स्मिथ। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर है कि एडम स्मिथ ने ये बुक लिखी थी, और इनको फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है, एडम स्मिथ को। ठीक है, तो इनकी जो बुक थी इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये बुक 1776 में इन्होंने लिखी थी। और इसमें इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिफाइन किया था कि इकोनॉमिक्स क्या है, ये आपका स्टडी ऑफ वेल्थ है। यानी इकोनॉमिक्स कुछ नहीं है, बस आप जो वेल्थ की स्टडी करते हैं वही आपका इकोनॉमिक्स होता है। अकॉर्डिंग टू हिम, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ वेल्थ इज प्रोड्यूस एंड कंज्यूम। तो इनकी डेफिनेशंस में ये बोला था कि इकोनॉमिक्स का मतलब है कि कैसे वेल्थ यानी पैसे को कैसे प्रोड्यूस किया जा रहा है, पैसा कैसे बन रहा है और कैसे वो कंज्यूम हो रहा है, माने खर्च किया जा रहा है। तो पैसा कैसे प्रोड्यूस हो रहा है और कैसे वो कंज्यूम हो रहा है, अगर आप इसको स्टडी कर लेते हैं तो वही आपका इकोनॉमिक का स्टडी इसमें हो जाएगा। तो इसीलिए जो एडम स्मिथ है, इनकी डेफिनेशन को वेल्थ डेफिनेशन भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेल्थ को डिफाइन किया था कि इकोनॉमिक्स कुछ नहीं, बस आप वेल्थ को स्टडी करो, वेल्थ कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे कंज्यूम हो रहा है। अगर आपने ये स्टडी कर लिया तो एक तरह से आपने इकोनॉमिक्स का स्टडी कर लिया। तो ये बोलना था आपके एडम स्मिथ का। ठीक है, तो वेल्थ ऑफ नेशन, वेल्थ वाली जो डेफिनेशन है वो किसने दी थी? एडम स्मिथ ने दी थी। ठीक है, तो बुक का नाम भी यही है। सिंपल सा ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था। एक ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, गरीबी हटाओ यानी रिमूव पॉवर्टी इज स्लोगन फॉर विच 5 ईयर प्लान। तो आपके 12 5 ईयर प्लान थे, उसमें से कौन से 5 ईयर प्लान में गरीबी हटाओ का स्लोगन दिया गया था? तो दोस्तों जो आपका 6 5 ईयर प्लान था, जो 1980 से 85 था, तो उसका स्लोगन था गरीबी हटाओ। ठीक है, रिमूव पॉवर्टी। तो इसमें रूरल डेवलपमेंट पे फोकस किया था, मतलब जो गांव के जो एरियाज होते हैं वहां पे उन एरियाज के डेवलपमेंट पे फोकस किया था, ताकि गरीबी को रिड्यूस किया जाए। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर जो गरीबी जो है वो गांव में ही बसती है, तो गांव को अगर आप डेवलप करोगे तो गरीबी को दूर किया जा सकता है। तो गरीबी हटाओ कौन से वाले 5 ईयर प्लान का स्लोगन है? तो दोस्तों याद रखना, 6 प्लान का ये स्लोगन है, जो कि 1980 से 85 के बीच में 1980 से 85 के बीच का जो 5 ईयर है उस टाइम पे ये वाला स्लोगन दिया गया था। व्हाट इज द मोटो ऑफ प्लास्टिक हैकाथन 2021? तो 2021 में प्लास्टिक हैकाथन किया गया था, उसका मोटो, उसका पर्पस क्या था? ठीक है, तो इंडिया ने लॉन्च किया था प्लास्टिक हैकाथन 2021। इसका पर्पस था कि कंट्री को सिंगल यूज प्लास्टिक से फ्री किया जाए 2022 तक, यानी सिंगल यूज जो प्लास्टिक है उससे इंडिया को, कंट्री को फ्री किया जाए। तो वही इसका मोटो, यही पर्पस आपका था सिंगल यूज प्लास्टिक का। ठीक है, तो जो कंट्री है उसको फ्री किया जाए सिंगल यूज प्लास्टिक के द्वारा, मतलब सिंगल यूज प्लास्टिक यूज ही ना हो कब तक? तो 2022 तक जो है, एक साल के अंदर ही सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हो जाए कंट्री। तो उसी पर्पस के लिए प्लास्टिक हैकाथन 2021 जो है लॉन्च किया गया था। व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ एमसीएलआर? सो दोस्तों एमसीएलआर के कंपोनेंट्स के ऊपर क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो पहले हम एमसीएलआर समझते हैं कि एमसीएलआर क्या था। तो 2016 में जो है आरबीआई एमसीएलआर से पहले बेस रेट हुआ करता था, तो उसी चीज को हटा के, बेस रेट को हटा के जो है एमसीएलआर को लेके आएगा। एमसीएलआर का फुल फॉर्म होता है दोस्तों मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। ठीक है, तो इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है? बेस रेट का मतलब था सेम, इसका मतलब भी वही था। तो बेस रेट एक तरह से बेस बता रहा है, मतलब जमीन से नीचे तो आप नहीं जा सकते ना, तो सेम ऐसी बैंकों को बेस रेट के द्वारा बेस सेट किया था आरबीआई ने कि इससे नीचे आप जो है लेंडिंग नहीं दे सकते। ठीक है, तो बेस कि बेस रेट का इंटरेस्ट रेट तो आपको चार्ज करना ही पड़ेगा। मान लीजिए बेस रेट 6% है। ठीक है, तो 6% से कम कोई भी बैंक लोन नहीं दे सकता, 6% से ज्यादा दे सकता है बट 6% से कम नहीं दे सकता। तो सेम ऐसी बेस रेट को हटा के 2016 में कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट, और एमसीएलआर का भी वही काम है कि एमसीएलआर रेट के नीचे कोई भी रेट पे लोन बैंक नहीं दे सकता। अगर मान लीजिए एमसीएलआर रेट आपका आ रहा है 7%, सो हर बैंक का लोन 7% से ज्यादा होगा, किसी भी बैंक का लोन 7% से कम नहीं होगा। सो वही चीज यहाँ लिखी कि आरबीआई जो है एक नई मेथोडोलॉजी लेके आया ब्लेंडिंग रेट का लेके, मतलब लोन पे क्या कम से कम रेट रहेगा कमर्शियल बैंक्स का, अंडर द नेम एमसीएलआर। इट हैज मॉडिफाइड द एग्जिस्टिंग बेस रेट। तो जो पुराना बेस रेट सिस्टम है 2016 अप्रैल में उसको चेंज किया गया और नया जो है एमसीएलआर का रेट लेके आए। बैंक हैव टू प्रिपेयर एमसीएलआर यानी मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट विच विल बी द इंटरेस्ट बेंचमार्क लेंडिंग रेट। तो इंटरेस्ट के लिए जो है ये बेंचमार्क का काम करेगा। बेस्ड अपॉन दिस एमसीएलआर इंटरेस्ट रेट
फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर शुड बी फिक्स इन अकॉर्डिंग्स विद देयर रिस्क। तो अलग अलग टाइप के कस्टमर्स के रिस्क के हिसाब से आप अपना जो रेट है वो फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। और एमसीएलआर के कौन कौन से कंपोनेंट है दोस्तों, तो एमसीएलआर हमें समझ में आ गया कि ये क्या होता है, इसके कंपोनेंट, तो इसी के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा था। इसके 4 कंपोनेंट होते हैं। एक है आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, दूसरा है नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर, तीसरा है आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट और चौथा आपका टेनर प्रीमियम। तो ये 4 आपके कंपोनेंट्स होते हैं एमसीएलआर के, ठीक है। तो इसी कंपोनेंट पे आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो जो 4 कंपोनेंट है थोड़ा थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली क्या होता है। पहला कंपोनेंट है दोस्तों आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड का मतलब होता है कि जो भी पैसा आप लोन के लिए दे रहे हैं, ठीक है, तो वो पैसा बैंक के पास कहाँ से आया। जो भी बैंक, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, तो जो भी पैसा बैंक लोन के तौर पे देता है वो पैसा बैंकों को खुद कहीं से बोरोविंग होता है। जैसे मान लीजिए कस्टमर ने एफडी का पैसा दिया, ठीक है, तो एफडी में बैंक अगर 7% पे कर रहा है, तो ये जो भी लोन है, तो जब भी बैंक कोई लोन देगा तो वो 7% से ज्यादा ही देगा। तो पहला वही है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, यानी जो हमने पैसा लिया उसमें हमें खुद कितना कॉस्ट देना पड़ रहा है। कोई भी दुकानदार अगर कोई प्रोडक्ट 200 का बेच रहा है तो नॉर्मल सी बात है कि उसको वो 100 या 150 का मिल रहा होगा, वो अपना मार्जिन जोड़ के ज्यादा का बेच रहा होगा। तो सेम ऐसी बैंकों को भी अपना मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड देखना है कि जो भी आपने पैसा लगाया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ फंड वो भी ले लो और उसमें जो भी आपका मार्जिन बनता है उसको भी आप अपना ऐड कर लो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड में, ठीक है। तो इसमें आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग होती है कि कितना आपका बोरोविंग का कितना खर्चा पड़ा, जैसे सेविंग बैंक पे क्या इंटरेस्ट आप दे रहे हैं, एफडी पे क्या इंटरेस्ट दे रहे हैं, वो इसमें हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसके साथ और क्या है इसमें, बोरोविंग प्लस जो भी आपने अपने रिटर्न आपने एक्सपेक्ट कर रखी है, ठीक है, तो वो इसमें हो जाएगा। तो कुल मिला के जो भी आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग है वो हो जाएगा आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड। सेकेंड था नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर। सीआरआर में नेगेटिव कैरी का मतलब ये होता है कि जो भी सीआरआर रेट होता है, तो सेक्शन 42 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत क्या करना, सॉरी आरबीआई एक्ट के तहत जो बैंक है उनको सीआरआर मेंटेन करना होता है, ठीक है। तो जो भी सीआरआर मेंटेन करना है उस पे बैंकों को और सीआरआर चल रहा है तो बैंकों को रखना पड़ता है और उस कोई भी इंटरेस्ट नहीं करता। तो एक तरह से बैंकों का जो पैसा सीआरआर की फॉर्म में रखा होता है उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिल रहा होता बैंकों को, तो वो एक तरह से लॉस है। तो जो भी बैंक कोई भी इंटरेस्ट अर्न नहीं कर रहे, तो उस कॉस्ट को भी, वो भी तो एक तरह से खर्चा है ना, तो उस कॉस्ट को भी कंसिडर किया जाता है बैंकों के द्वारा जब भी बैंक अपना एमसीएलआर रेट सेट करते हैं, ठीक है। तो नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर का मतलब है कि जो भी सीआरआर के नाम पे बैंक अपना पैसा आरबीआई के करंट अकाउंट में रखवाते हैं उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता बैंकों को, तो वो लॉस है। उस लॉस को के फैक्टर को भी बैंक कंसिडर करते हैं एमसीएलआर के कंपोनेंट में। तीसरा है दोस्तों ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ बैंक की ब्रांच है उसका रेंट है, ठीक है, ऐसी सैलरी पे करनी है और एडमिन कॉस्ट है, तो बहुत सारे ऑपरेटिंग जो खर्चे हैं वो सारा आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट में आएगा। सैलरी पे करनी है स्टाफ को, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ब्रांच का रेंट पे करना है, तो बहुत सारे जो कंपोनेंट है वो आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट होगा। चौथा और लास्ट आपका टेन्योर प्रीमियम। जो लॉन्ग टर्म लोन होते हैं उसको ज्यादा रिस्क माना जाता है, तो उसके लिए एडिशनल कॉस्ट लगती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए 30 साल का अगर आप लोन दे रहे हैं तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू अगर कोई लोन 5 साल का दिया जा रहा है। तो टेन्योर के हिसाब से भी जो है जो इंटरेस्ट रेट है वो डिसाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये 4 कंपोनेंट्स होते हैं आपके एमसीएलआर की। तो पहला कंपोनेंट था मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, मतलब बैंकों को खुद कितना वो जो पैसा लोन के तौर पे दिया जा रहा है, तो बैंकों को खुद कितनी कॉस्ट पड़ रही है। सेकंड फैक्टर है हमारा नेगेटिव कैरी ऑन सीआरआर। तो सीआरआर पे जो पैसा है बैंकों को अपने जो डिपॉजिट है उसका जो भी सीआरआर परसेंट है वो परसेंट आरबीआई के साथ करंट अकाउंट में रखना होता है और आरबीआई उस पर कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता, ठीक है। तो ये जो फैक्टर है इसको भी बैंक अपना एमसीएलआर में कंसिडर करता है। तीसरा ऑपरेटिंग कॉस्ट, जैसे सैलरी पे करनी है, रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेटिंग कॉस्ट यानी जो डे टू डे ऑपरेशन को चलाने के लिए, ब्रांच को चलाने के लिए जो डे टू डे ऑपरेशन में खर्चे हो रहे हैं वो सारे हमारे ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट हो गए, ठीक है। जैसे हम सैलरी पे करते हैं या ब्रांच का रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट आ गई, ठीक है, A4 शीट या जो भी इधर उधर के जो खर्चे हैं वो सारे आपके ऑपरेटिंग कॉस्ट का पार्ट होंगे। लास्ट है दोस्तों आपका टेन्योर प्रीमियम। टेन्योर के हिसाब से भी जो है आपका एमसीएलआर डिसाइड होगा। जो लॉन्ग टर्म के लोन है जिसका टेन्योर ज्यादा होता है, तो उस टाइप के लॉन्ग टर्म के लोन में रिस्क ज्यादा है, तो उस पर थोड़ा ज्यादा प्रीमियम रहेगा और शॉर्ट टर्म के लोन पे थोड़ा कम रहेगा, ठीक है। तो ये 4 होते हैं आपके कॉम्पोनेंट ऑफ एमसीएलआर। तो यही हमने चारों कॉम्पोनेंट को वन बाय वन डिस्कस किया। एक क्वेश्चन दोस्तों ये था आपका कि एसआरआर कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया, ठीक है। तो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो का मतलब होता है कि बैंकों को जितना भी एसएलआर होता है, ठीक है, मान लीजिए 100 रुपए का डिपॉजिट आया, जनता ने 100 रुपए डिपॉजिट किया, उसमें से कुछ पैसा सीआरआर के तौर पे रखना होता है और कुछ पैसा एसएलआर के तौर पे रखना होता है, ठीक है। ये एज अ सिक्योरिटी होता है। तो सीआरआर हम ऑलरेडी देख चुके हैं, सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934,
वहां पे आपका सीआरआर को डिफाइन किया गया है। लेकिन अगर हम बात करें एसएलआर की, तो ये कौन सा सेक्शन है दोस्तों? ये है आपका, इसका अपोजिट कर दो, 42 का इसको रिवर्स कर दो तो ये हो जाएगा दोस्तों 24। ठीक है, तो सेक्शन 24 ऑफ, एक और बात आपको नोट करनी है दोस्तों, जो सीआरआर है ना वो आपका आरबीआई एक्ट में डिफाइन है, लेकिन जो एसएलआर है वो आपका बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में डिफाइन है। ये पॉइंट थोड़ा नोट करना, दोनों ही आपके आरबीआई एक्ट में नहीं होते, सिर्फ सीआरआर जो है वो सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 में डिफाइन है। एसएलआर आपका सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में डिफाइन है। तो ये एसएलआर के सेक्शन पे क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि कौन से सेक्शन में आपका एसएलआर को डिफाइन किया गया, तो वो है आपका सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, मैंने आपको सीआरआर भी बताया, सीआरआर है सेक्शन 42 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। तो देखिए, जैसे 100 रुपए का डिपॉजिट आता है तो उसमें से कुछ पैसा सीआरआर, तो सीआरआर पक्के से कैश में ही रखना होता है। जो बैंकों का करंट अकाउंट है आरबीआई, वहां पे बैंक अपना सीआरआर मेंटेन करते हैं। लेकिन जो एसएलआर है, इसको आप कैश रख सकते हैं, गोल्ड की फॉर्म में रख सकते हैं, या फिर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो एसएलआर में कई सारे ऑप्शंस बैंकों के पास रहते हैं। एसएलआर चाहे तो आप, एसएलआर का जो भी रेशियो है, मान लीजिए 12% है, 15%, तो जितना भी एसएलआर है वो आपको या तो कैश में, गोल्ड में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, इस फॉर्म में रखना होता है। लेकिन सीआरआर 100% सिर्फ कैश की फॉर्म में ही रखना होता है। हर बैंकों का करंट अकाउंट होता है आरबीआई के पास, उस करंट अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर करना होता है, जो भी आपका सीआरआर होता है। लेकिन एसएलआर आप कैश, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसी भी फॉर्म में आप, वही होता है आपका एसएलआर, यानी स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसके अलावा म्यूचुअल फंड में भी इस बार क्वेश्चंस पूछे गए थे, म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज क्या होती है, ठीक है, माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये वो टॉपिक है दोस्तों जो आपको जरूर देख के जाने चाहिए। ठीक है, तो ये मैंने आपका जो लास्ट मिनट टिप्स फॉर इंडियन इकोनॉमी करके वीडियो बनाया था, आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, वहां भी आप देख सकते हैं। मैंने कुछ टॉपिक्स आपको बताए हैं या कुछ चैप्टर्स बताए हैं जो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। तो वो चैप्टर्स और जो टॉपिक्स है उसको आप देख के जरूर से जाना, उससे आपको बहुत अच्छी जो हेल्प हो जाएगी। व्हाट इज SFURTI? ये जो है गवर्नमेंट की एक स्कीम है दोस्तों, इस स्कीम के ऊपर भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो पहले इसकी फुल फॉर्म देखते हैं। ये जो स्कीम है SFURTI, इसका फुल फॉर्म है स्कीम ऑफ फंड, यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ है स्कीम ऑफ फंड फॉर रीजनरेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। तो ये एक ऐसा स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट फंडिंग करती है, किस पर्पस के लिए, ताकि जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, यानी ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं, जो पुरानी ट्रेडिशन है, जैसे आपका हैंडक्राफ्ट हो गया, ठीक है, इस टाइप की ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को रीजनरेट करने के लिए ये स्कीम बनाई गई है। सो ये जो है इनिशिएटिव है गवर्नमेंट की, जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज। सो एमएसएमई मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को इनिशिएट किया। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एमएसएमई मिनिस्ट्री, उसने इसको शुरू किया। इसका पर्पस वही है कि जो पुरानी इंडस्ट्रीज है, जो आर्टिसन इंडस्ट्रीज है, उनको जो है उनको फिर से जो है बनाया जाए, उनको फिर से रीजनरेट किया जाए। किसकी हेल्प से? क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये क्लस्टर क्या होता है? क्लस्टर की हेल्प से उनका डेवलपमेंट किया जाएगा। तो क्लस्टर क्या होता है दोस्तों? सो क्लस्टर बनाने से ये फायदा होता है कि मान लीजिए सेम टाइप की इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, तो क्लस्टर जनरली सेम टाइप की इंडस्ट्रीज का बनता है। जैसे आपने देखा होगा कि गुड़गांव में आपको आईटी हब मिल जाएगा, ठीक है, आईटी कंपनीज बहुत सारी वहां पे है। ऐसे ही आपको बैंगलोर में आईटी कंपनीज मिल जाएगी। तो सेम टाइप की कंपनीज एक जगह पे क्यों है? क्योंकि उनको उस टाइप की फैसिलिटीज वहां पे मिल रही है। तो सेम ऐसे यहाँ पे जो छोटी छोटी कंपनीज है, यहाँ पे बात दोस्तों आईटी बड़ी बड़ी कंपनीज की नहीं हो रही, यहाँ पे सिर्फ जो आपकी ट्रेडिशनल कंपनीज है, जो ट्रेडिशनल जो हैंडक्राफ्ट की इंडस्ट्रीज है। एग्जाम्पल समझे तो कई कई जगह पे क्या होता है कि जैसे जैसे जूट होता है ना, इसके आप बैग्स बना रहे हैं, ठीक है, या हनी प्रोड्यूस किया जा रहा है, या फिर आप हैंडीक्राफ्ट, मतलब हाथों से जो चीजें बनाई जाती है ना, हाथों के कुछ सामान जो यूज किए जाते हैं, या मिट्टी के कुछ बर्तन बनाए जा रहे हैं, मतलब सेम टाइप की जो इंडस्ट्रीज है उनका क्लस्टर बनाया जाता है। और फिर उनको जो है गवर्नमेंट फंडिंग करती है। क्लस्टर भी अलग अलग साइज की होती है, छोटी मिनी क्लस्टर होती है, मतलब छोटे साइज की, थोड़ा मीडियम, थोड़े बड़े साइज की। तो जिस हिसाब से क्लस्टर है उस हिसाब से गवर्नमेंट फंडिंग देने का काम करती है। तो इसका फायदा क्या है दोस्तों? उसका वही फायदा है कि मान लीजिए गवर्नमेंट क्या करती है कि सेम टाइप की इंडस्ट्रीज जो है, सेम टाइप की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज है, उनका क्लस्टर बनाया जाएगा। और क्लस्टर बनाने से क्या होगा? इन कंपनीज के बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि इनको कोई भी इक्विपमेंट है उनको मिल जाता है, या अपने प्रोडक्ट को मार्केट अच्छे से कर पाते हैं, ठीक है, उनकी स्किल्स को इंप्रूव कराया जाता है। गवर्नमेंट इनको ट्रेनिंग भी दिलवाती है, ठीक है, क्योंकि सेम टाइप के लोग हैं। मान लीजिए कोई हनी इंडस्ट्रीज में, ठीक है, हनी हाउस लेवल पे, छोटे लेवल पे हनी को प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या चीजें हो ताकि लॉन्ग टर्म तक उसको प्रिजर्व किया जाए, कैसे उसकी मार्केटिंग की जाए। तो सेम टाइप की जो एक्टिविटी होती है ट्रेडिशनल, उनके क्लस्टर बनाए जाते हैं। क्लस्टर मतलब एक तरह से ग्रुप कर दिया कुछ लोगों को, ठीक है, और फिर उन क्लस्टर को बोला गया कि आपको डेवलप किया जाएगा, कैसे? उनको ट्रेनिंग दिलाना, ठीक है, उनको अच्छे मतलब मार्केट
उनके प्रोडक्ट की अच्छी मार्केटिंग करवाना, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव कराना, उनको ट्रेनिंग देना, ठीक है। और मतलब इसमें क्या होता है कि कई सारी चीज़ों में जो है कॉमन इक्विपमेंट या टूल्स इस्तेमाल होते हैं ना, सो वो कॉमन इक्विपमेंट या टूल्स उनको अवेलेबल कराना, ताकि वो अपने प्रोडक्ट को और ज़्यादा जो है लेवल आगे तक अपने प्रोडक्ट को बेच सकें, ठीक है। और उनके मतलब एक तरह से उनकी स्किल्स को, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कराना, अगर कोई नया तरीका है तो उसकी हेल्प से उनके प्रोडक्ट को बढ़ाना। तो इस तरह से मतलब उनको सपोर्ट दिया जाता है फाइनेंशियली, और कई तरह से सपोर्ट दिया जाता है ताकि वो उनका रीजनरेशन किया जाए, मतलब एक तरह से उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। अब मान लीजिए ये ऐसी कोई स्कीम नहीं होती या क्लस्टर नहीं होता, तो इससे क्या होता है कि आजकल क्या है कि जो पुरानी आपको बहुत ही मतलब पहले तो कहीं पे भी आपको बहुत आसानी से ये जो हैंडीक्राफ्ट इस तरह की चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाती थी, पर धीरे धीरे नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो जो पुरानी हमारी ट्रेडिशनल चीज़ें वो एक तरह से ख़त्म होती जा रही है। तो इस टाइप की चीज़ें जो ख़त्म होने की कगार पे है, तो उनको भी रीजनरेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो भी एक तरह से एम्प्लॉयमेंट देने का काम करते हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला है कि स्पेशली जो पुरानी ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल क्या है, परंपरागत जो पहले से चली आ रही है, तो जो पहले से चली आ रही है इंडस्ट्रीज, उस टाइप की इंडस्ट्रीज है, पुराने जो आर्टिसंस है, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो चीज़ें बनाते हैं, ठीक है, प्रोड्यूस करते हैं, तो उनको क्लस्टर बनाना और उनको कॉम्पिटिटिव, क्योंकि अकेला बंदा कैसे इतनी नई टेक्नोलॉजी के साथ कंपटीशन दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, तो उनको स्किल्स बढ़ाना, ठीक है। अब एक प्रोडक्ट मान लीजिए एक आपका ट्रेडिशनल तरीके से बन रहा है, उसका कीमत है मान लीजिए 200 रुपये, सेम वही प्रोडक्ट मशीन से बन रहा है, उसका कीमत है 20 रुपये। अब मार्केट में जाएगा तो एक की कीमत है मान लीजिए विद मार्जिन 30 रुपये, और इसकी कीमत है विद मार्जिन 250 रुपये या 230 रुपये। तो कौन 30 रुपए का लेगा, कौन 230 का? तो हर कोई क्या चाहेगा कि ये 30 रुपए का मशीन वाला प्रोडक्ट ले, तो इसको कोई नहीं लेगा। इससे क्या है कि ये इंडस्ट्रीज खत्म हो जाएगी। तो इसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि आपकी स्किल्स बढ़ाई जाएगी, आपकी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव किया जाएगा, ताकि आप भी जो है मार्केट में कॉम्पिटिटिव बन सके, आपके भी प्रोडक्ट की अच्छी मार्केटिंग की जाएगी, ताकि आप भी मार्केट में आगे रह सके, ठीक है। आपकी स्किल्स को भी इंप्रूव किया जाएगा, ताकि आप अच्छी स्किल्स के साथ अच्छा प्रोडक्ट बना के लोगों को दे सके। तो वही दोस्तों पर्पस आपका SFURTI स्कीम का, ठीक है। तो ये आपका MSME का जो है मिनिस्ट्री है, ताकि जो है क्लस्टर डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाए। तो क्लस्टर से क्या होगा कि सेम टाइप की जो इंडस्ट्रीज है उनका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाएगा।